सो वेलकम एस्पिरेंट्स टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स को हम लोग क्रेमर्स रूल्स के माध्यम से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल लीनियर इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले सिंपलेस्ट केस से चालू करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग चालू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किस तरह का होगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए पहले जो कोएफिशिएंट्स है उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, ये है वेरिएबल और ये एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट a1, ये है वेरिएबल y और इसकी कोएफिशिएंट है b1 और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो पहले हम लोग कोएफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे, a1 b1 a2 b2। ठीक है, उसके साथ एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे c1 c2। तो ये इक्वेशन और ये मैट्रिक्स फॉर्म दोनों सेम चीज डिनोट करता है। ठीक है ना, सेम थिंग हो गया ये। तो इसको क्रेमर्स रूल्स के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रेमर्स रूल में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्स को हम लोग लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये जैसे मैट्रिक्स है, ये जो रो है, सॉरी ये जो कॉलम है, ये सारे एक्स कोएफिशिएंट्स का कॉलम है और ये सारे वाई कोएफिशिएंट्स का कॉलम है और ये कांस्टेंट टर्म का कॉलम है। ठीक है, सपोज वी वांट टू फाइंड दिस वेरिएबल एक्स, ये एक्स वेरिएबल को हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये एक्स कॉलम का जो रो है, कॉलम है सॉरी, एक्स वेरिएबल का जो भी कोएफिशिएंट है वो है फर्स्ट कॉलम। तो इस फर्स्ट कॉलम को हम लोग न्यूमरेटर में रिप्लेस कर देंगे ये डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट टर्म से। बाकी वाई कॉलम का जो भी कोएफिशिएंट्स है वो सेम रहेगा। ठीक है, और नीचे तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू सी फॉर्म में, तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसी का डिटर्मिनेंट नीचे हम लोग लिख देंगे। बस कंप्लीट, यही है सोल्यूशन। तो जैसे हमने पहले बोला था हम लोगों ने कि इसका एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना, और इसका भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो ये एक हो जाएगा रेशियो ऑफ 2 वेरिएबल्स अल्फा बाई बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सम रियल नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स वेरिएबल निकालने का तरीका। वाई वेरिएबल कैसे निकालेंगे, वाई वेरिएबल के लिए हम लोग सिंपली ये जो कॉलम है बी वाला कॉलम, ठीक है ना, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई वेरिएबल है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ये कांस्टेंट टर्म से न्यूमरेटर में। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, तो पहला कॉलम सेम रहेगा, दूसरे कॉलम में b1 b2 की जगह c1 c2 लिखेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालो डिवाइडेड बाय, जैसे ए मैट्रिक्स है a1 a2 b1 b2। सिमिलरली इसका भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, सपोज अल्फा 2 बाई बीटा 2। ठीक है, तो ये कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, मान लो गामा। तो यही इस तरह से हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का यूजिंग क्रेमर्स रूल। इसमें हम लोगों का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ 2 वेरिएबल के लिए। अभी 3 वेरिएबल्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो प्रोसेस सिमिलर ही है। तो मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन सा है, एक्स वाई एंड जेड। तो सिमिलर टू द प्रीवियस केस इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सारे कोएफिशिएंट्स को हम लोग एक मैट्रिक्स में लिख देंगे ना, एक्स कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट्स, वाई के कोएफिशिएंट्स, जेड के कोएफिशिएंट्स, तीनों इक्वेशंस को इसको अलग कर दिए तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 कर दिया अलग। और यहाँ पे x y z, और यहाँ पे क्या आएगा d1 d2 d3। ठीक है, तो ये जो कॉलम है ये सारे x वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स की कॉलम है, सिमिलरली ये सारे y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स की कॉलम है, सिमिलरली ये सारे के सारे z वेरिएबल की कोएफिशिएंट्स की कॉलम है। तो अभी हम लोगों को इसका सोल्यूशन अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर टू द प्रीवियस मेथड, एक्स में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एक डिटर्मिनेंट डिफाइन करेंगे जिसमें ये जो एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स है a1 a2 a3 इसको रिप्लेस कर देंगे ये कांस्टेंट टर्म्स है ना। तो क्या आएगा d1
D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई, तो अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स बोलते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है ना। तो फिर इसको अगर हम लोग dx बोले डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लोगों को अभी हम लोगों को अगर y निकालना है तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, A1 A2 A3, हम लोग y का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, इसलिए जो y का कोरिस्पोंडिंग कॉलम है इसमें सारे B1 B2 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ये कांस्टेंट टर्म्स है, D1 D2 D3, सिमिलरली C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई ये A मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे dy बाई मैट्रिक्स A, ठीक है। और ऑन अ सिमिलर नोट z सोल्यूशन क्या आएगा, dz बाई डिटर्मिनेंट A, dz क्या है, और एक बार इंफॉर्मेशन के लिए लिख देता हूँ, A मैट्रिक्स हो गया A1 A2, A मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट गलत बोल रहा हूँ, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं एक बार। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग क्रेमर्स रूल, ये इस 3 इक्वेशन के द्वारा हम लोग समराइज कर दिए। तो ये जो इक्वेशन है ये है हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 X Y Z इज इक्वल टू D1 D2 D3, ठीक है। और इसका सोल्यूशन कौन सा है, देखो आपको ना तो वेरिएबल एलिमिनेट करना है ना कुछ करना है, सिंपली ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके आप लोग एक लाइन में इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। इसमें खास एक बात ध्यान में रखना है आपको, ये जो डिटर्मिनेंट है D, ये वाला, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज़ीरो होगा तो इस सोल्यूशन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हो जाता है कि D इक्वल टू अगर ज़ीरो हो गया तो सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इतना ही है क्रेमर्स रूल में। अभी हम लोग इसे एक दो एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ओके, सो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को मैट्रिक्स अलजेब्रा के थ्रू क्रेमर्स रूल यूज़ करके हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हम लोगों का इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें कोएफिशिएंट्स क्या होगा, तो लास्ट टाइम जो कोएफिशिएंट्स हम लोग दिखाए थे वो A1 B1 C1, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ये था ना, A1 B1 C1, ये कोएफिशिएंट्स था। तो इस इक्वेशन के केस में क्या आएगा, कोई कोएफिशिएंट्स क्या आएगा इसके, A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू -1, A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू -2, C2 इज इक्वल टू 1, और ये कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, D1 इज इक्वल टू 6, D2 इज इक्वल टू -5, और यहाँ पे A3 इक्वल टू 1, B3 इज इक्वल टू 3, C3 इज इक्वल टू -2, D3 इज इक्वल टू 14। तो इस इक्वेशन को हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, तो इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो कैसा आएगा, दिस विल बी 1 1 -1 3 -2 1 1 3 -2 x y z is equal to 6 -5 14, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A X मैट्रिक्स इज इक्वल टू D, ठीक है ना। तो अभी जो इक्वेशन है इसके सोल्यूशन के लिए जो डिटर्मिनेंट्स चाहिए वो है ये D डिटर्मिनेंट, ये किसका डिटर्मिनेंट है,
सिंपली इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया। डी एक्स क्या है? अच्छा, ये जो है कॉलम ऑफ एक्स कोएफिशिएंट, ये कॉलम ऑफ वाई कोएफिशिएंट, ये है कॉलम ऑफ जेड कोएफिशिएंट। तो डी मैट्रिक्स को हम लोग डी एक्स मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? सिंपली इसको, ये जो एक्स वाला कॉलम है इसमें ये कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस करके डी एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। डी वाई के केस में वाई वाले कॉलम पे कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ, एक्स वाला जो एक्स का जो कोएफिशिएंट्स है उसको हम लोग रिप्लेस किए, यहाँ पे जो वाई का कोएफिशिएंट वाला कॉलम है उसको रिप्लेस किए, और यहाँ पे जेड का कोएफिशिएंट वाला जो कॉलम है उसको रिप्लेस किए। अभी क्या है, ये डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि सिंगल लाइन में बहुत जल्दी इसको कैलकुलेट कर पाए। तो ये डी क्या होगा? 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 9 माइनस क्या आएगा 2 प्लस 3 माइनस 6, क्या आ गया ये फिर -4 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। सिंगल लाइन में कैलकुलेट हो गया ये। dx कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसमें हम लोग परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक अप्लाई करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? अप्लाइंग परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक, ठीक है। dx कैसे आएगा? क्या आएगा? 6 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 15 माइनस क्या आएगा 28 प्लस 18 प्लस ऑफ 10, क्या आएगा फिर इसका वैल्यू? तो इसका वैल्यू क्या आ गया? -3। तो ये दो लाइन से ही हम लोग बिना वेरिएबल को एलिमिनेट किए x की वैल्यू निकाल लेंगे, dx बाई डी दैट इज इक्वल टू -3 बाई -3 कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर? अभी y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? dy विच इज इक्वल टू, तो ये वाला डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक। सो क्या आएगा? ये 10 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 14 माइनस ऑफ 5 प्लस 14 माइनस 36 इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया? -9। तो फिर y की वैल्यू क्या होगा? y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी दैट इज इक्वल टू -9 बाई डी की वैल्यू कितना है? -3 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब जब डी एक्स और टी वाई निकल ही चुका है तो फिर बाकी जो जेड कैलकुलेट करना है उसके लिए हम लोग क्रेमर्स रूल, ये डिटर्मिनेंट वाला सिस्टम ना भी यूज़ करें तो चलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सा है यहाँ पे आप लोग देखिए है, ये तो 1 नंबर इक्वेशन हो गया, ये 2, ये 3, इसमें सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन ये है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? जो भी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट हुआ x और y का, सिंपली उस इक्वेशन में हम लोग बिठा देंगे, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है। अभी क्या करेंगे? इसमें हम लोग x और y का वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट किए सिंपली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस जेड इज इक्वल टू 6, देयरफॉर z इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू -2, ठीक है। अगर आप लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो उससे भी यही वैल्यू आएगा। तो जो z की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करेंगे तो सेम वैल्यू हम लोगों के पास वापस आ रहा है यहाँ से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्रेमर्स रूल। अभी ये सोल्यूशन सही है कि नहीं, इसको जज कैसे करेंगे? तो जो वैल्यू हम लोग निकाले, कौन कौन सा वैल्यू निकाले? ये हो गया x इज इक्वल टू 1, ये x, ये y, ये z, ये तीनों वैल्यूज को ये तीनों इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे बिठा दिया है, y इज इक्वल टू 3 बिठा दिया है, और z इज इक्वल टू -2 बिठाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम लोगों का सोल्यूशन सही है। सिमिलरली अदर केसेस में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन सही है, और इस केस में भी ये सही है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी रैंडम इक्वेशन लेके सॉल्व करके देखोगे तो ये हमेशा बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा अगर आप लोग क्रेमर्स रूल और ये परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक दोनों को कंबाइन करते हो। 3/3
लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। तो की आइडियाज कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व कैसे करना है क्रेमर्स रूल से, और डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स यूजिंग परमुटेशन इन्वर्शन टेक्निक। ठीक है, इससे पहले हम लोग जब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व किए थे, उसमें हम लोग देखे थे कि एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये जो डिटर्मिनेंट डी है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है ये हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक इक्वेशन ऑफ लाइन से शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग दो एक्सिस प्लॉट करेंगे, इसमें y एक्सिस और इसमें x एक्सिस, ठीक है, और x का अलग अलग वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि 0, 1, 2 ऐसे करते करते n, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंगली y का भी अलग अलग वैल्यू आएगा, और जब इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस को मान एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो x y ये मान लीजिए L1 है, ये मान लीजिए L2 है। ठीक है, तो L1 का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये मान के चलते हैं y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप इक्वल होगा, दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2। अभी हम लोग m1 को मान लेते हैं इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1, और m2 को मान लेते हैं माइनस a2 बाई b2। तो फिर लाइन 1 जो है उसका इक्वेशन क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 इंटू x प्लस c1, दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू b1 c1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस a1x प्लस b1y, b1 c1 को एक अलग कॉन्स्टेंट मान लेते हैं d1 इज इक्वल टू b1 c1। सिमिलरली लाइन 2 का इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को, ये दो इक्वेशन आ गया ना, तो ये जो है यहाँ पे दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और इसको अगर हम लोग क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने चाहें तो पहले इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a1 b1 a2 b2। ठीक है, x y d1 d2। ठीक है, और इस मैट्रिक्स क्या आएगा, दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में आ रहा है ना ये, तो ये ए मैट्रिक्स क्या है, a1 b1 a2 b2। तो इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है सोल्यूशन का, कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 ना। तो इस केस में डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है इसमें, d1 a1 b1 a2 b2, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। लेकिन हम लोग क्या देखे थे कि दोनों स्लोप इक्वल है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है ना, अगर पैरेलल है दोनों लाइन, L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या हुआ है, m1 इज इक्वल टू m2। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, और a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग का जो इक्वेशन था उसका डिटर्मिनेंट क्या था, a1 b1 a2 b2, that is equal to a1 b2 minus a2 b1 is equal to 0. That means determinant equal to 0 implies that two lines are parallel or overlap with each other. ठीक है, अभी इससे पहले आप लोगों को बताया था मैंने कि एक टू इक्वेशंस का सॉल्यूशन का फिजिकल मीनिंग क्या है। अगर ये L1 है और ये L2 है और ये एक पॉइंट x1, y1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस मीन्स दैट x1, y1 आर
solutions to equations representing L1 L2 ना, लेकिन हम लोगों के केस में क्या हो रहा है, ये हम लोग के केस में ये L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। जब L1 इज पैरेलल टू L2 उस केस में हम लोग देखें कि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है क्योंकि स्लोप इक्वल था, तो इस केस में सॉल्यूशन इज नेवर पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं होगा। एक दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर सुपरपोज हो गया, ये मान लीजिए L1 है, ठीक इसके ऊपर ये दूसरा लाइन है L2, तो L1 इज नॉट ओनली पैरेलल टू L2 बट L1 L2 ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, जो लास्ट केस में हम लोग देखे थे y इज इक्वल टू mx प्लस c है ना, तो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है, उसको कन्वर्ट किए थे हम लोग a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1 फॉर्म में। तो अगर लाइन 1 ऐसा है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1 और लाइन 2 का इक्वेशन ऐसा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2, में क्या होगा, a2 will be a linear combination of n1, मतलब कोई मल्टीपल ऑफ n1 होगा, ठीक है ना। सिमिलरली b2 will be some linear combination of a2 and d2 will be some linear combination of d1, तो a2 by a1 is equal to b2 by b1 is equal to d2 by d1 is equal to some n होगा। इसका मतलब क्या है, टू लाइन्स ओवरलैप और इसमें क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। लेकिन जब दो लाइन इंटरसेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, L1 L2, तो इस केस में क्या है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 इज इक्वल टू a1x b1y इज इक्वल टू d1, और सेकेंड केस में क्या आएगा, ये फॉर लाइन L1 और लाइन L2 के लिए a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2, ठीक है। इस केस में क्या आ रहा है, दोनों का स्लोप इक्वल है ना, स्लोप तो इक्वल है लेकिन इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे ना, तो वो कहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें मान लो जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसमें c1 पॉजिटिव आएगा, तो जैसे कि L2 के केस में c1 पॉजिटिव आएगा और L1 के केस में c1 नेगेटिव आएगा, तो ये c1 और c2 के केस में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे स्लोप्स तो इक्वल है, इसलिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो होगा, लेकिन क्योंकि इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है d1 बाई d2 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये L1 इज पैरेलल टू L2 एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। तो एक केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो रहा है जब ये कंडीशन में, तो इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो रहा है और इस कंडीशन में क्या है, नो सॉल्यूशन है। और ये दोनों केस में आप लोग अगर देखोगे, जैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, जो कि ये रिलेशन से ही प्रूव हो जाएगा ना। आप मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे, a1 मतलब a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 implies that a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 का फिजिकल मीनिंग ही ये है, नंबर 1 either there is no solution, इस केस में क्या है, पैरेलल लाइंस हो गया, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जब आप लोग सॉल्व करोगे इस बात को जरूर चेक करना कि D 0 है या नॉन ज़ीरो है, ठीक है। एस्पिरेंट्स CBSE AIPMT में 1992 में एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे ये डिमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है और जो इक्वेशंस हम लोग के पास रिड्यूस होकर आया था इस तरीके का इक्वेशन आया था। अच्छा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए तीनों केसेस में 0 है, तो इस केस में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपका सोल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसे कंफर्म करने के लिए अगर हम लोग इसको AX इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखें और इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है,
ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप लोग इसको सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करने जाओगे बाय वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड या कोई भी टेक्निक से, तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ये मोस्ट प्रोबेबली आएगा अगर आप सोल्यूशन निकालने जाओगे। तो इसको हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल मतलब जो मोस्ट ऑब्वियस सोल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन से आप बता सकते हो कि अगर एक्स वाई और जेड को हम लोग जीरो जीरो पुट करें तो राइट हैंड साइड तो जीरो है, तो जीरो आएगा ही। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो मोस्ट ऑब्वियस सोल्यूशन है। तो अगर किसी को इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि क्वेश्चन ही गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये डिटर्मिनेंट भी साथ में जीरो दिखा रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं उसको इस इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा कि ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर हम लोग ऑप्शन ए को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, ठीक है, तो क्या आएगा, वन प्लस जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो नहीं सकता है। सिमिलरली आपको किसी एक ही क्वेश्चन में डालने से ही आपको पता चल जाएगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस जीरो, ये पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को -(-1) +(1) इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से अगर आप सबको सेटिस्फाई करोगे तो आप देखोगे सी एक ऐसा इक्वेशन है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सी एक सोल्यूशन हो सकता है। तो ये तो हो गया 1992 का PYQ। अब इसमें एक ट्विस्ट ये लोग और भी डाल सकता है, अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो, मान लीजिए मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इस केस में क्या होगा, ये लोग ABCD चारों में ऐसा ऑप्शन दे सकता है जो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो आपको चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा एक बार, और उससे पहले ये कंफर्म कर लेना होगा कि ए जीरो है कि नहीं। अगर ऐसा है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस पॉसिबल है। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन इनकाउंटर करते हो तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, और एक बार सारे सोल्यूशंस जो मल्टीपल चॉइस में जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, so this will conclude my entire lecture on matrix algebra and how it should be used to solve linear equation in 2 and 3 variables. और आप लोगों का नीट और जेई में मोस्टली 3 वेरिएबल से ऊपर जाएगा नहीं, तो आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट